भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में बीएससी बीएड तृतीय वर्ष के बच्चों का स्वागत है। आज हम ऑनलाइन वीडियो में बीएससी बीएड तृतीय वर्ष के बच्चों को विषय रसायन विज्ञान में टॉपिक क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में पढ़ाएंगे। मैं प्रवक्ता दिनेश कुमार शर्मा आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से सीएफटी थ्योरी के बारे में आज बीएससी बीएड तृतीय वर्ष के बच्चों को हम ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या है, जिसे शॉर्ट में हम सीएफटी थ्योरी भी कहते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत उपसहसंयोजक यौगिकों के निर्माण को तथा उन यौगिकों के गुणधर्मों को दर्शाने के लिए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का उपयोग किया जाता है या सीएफटी थ्योरी का उपयोग किया जाता है। इस नियम के अनुसार ऋणावेशित आयन जैसे Cl माइनस, Cn माइनस अथवा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जैसे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म NH3 आपका लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। आपका जल H2O में लॉन पेयर, दो जोड़ी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म वाले उदासीन अणु लिगैंड होते हैं, जिसका ऋणावेश सिरा हमेशा धातु आयन की ओर होता है, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु ग्राही होता है, लिगैंड दाता होता है। लिगैंड का मतलब जो दाता समूह उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से ये उपसहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाता है। उपसहसंयोजक बंध को हम दाता ग्राही बंध भी कहते हैं। दूसरा नियम जो है केंद्रीय धातु आयन। केंद्रीय धातु आयन जैसे हमने यहाँ पर कॉपर CuNH3 का होल 4 यानी कि टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड आयन का हम संकुल का उदाहरण ले रहे हैं। तो इसमें केंद्रीय धातु आयन जैसे आपका कॉपर है और लिगैंड आपका NH3 अमोनिया है। इनके मध्य में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। नेक्स्ट नियम आपका है धातु आयन जैसे कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपका 3d10 4s1, तो डी कक्षक है। तो धातु आयन के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जाएं समान होने के कारण हम इन्हें समभ्रंश कक्षक कहते हैं। समभ्रंश का मतलब जिनकी ऊर्जा समान हो। सम यानी समान, भ्रंश यानी ऊर्जा। जैसे लिगैंड के संपर्क में आते हैं तो इनकी ऊर्जा समान नहीं रह पाती है और वे विभाजित हो जाते हैं। अर्थात जब डी कक्षक होता है और डी कक्षक के संपर्क में यदि लिगैंड नहीं आता है तो उनकी ऊर्जाएं समान रहती है और समान ऊर्जा रहने के कारण हम उन्हें समभ्रंश कक्षक कहते हैं। जैसे ही उनके संपर्क में यदि लिगैंड आ जाता है, जैसे लिगैंड का उदाहरण आपका अमोनिया है NH3, जैसे ही संपर्क में आ जाता है तो इनकी ऊर्जा विपाटित हो जाती है। इनकी ऊर्जा दो भागों में बढ़ जाती है, जो आगे हम पढ़ेंगे। और ये दो भागों में विभाजित होने का कारण है अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन और चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों ही एग्जाम्पल परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से उपसहसंयोजक यौगिकों के निर्माण को तथा उनके यौगिकों के गुणधर्मों को समझने के लिए सीएफटी थ्योरी का उपयोग किया जाता है, यानी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, जिसके अनुसार पहला नियम है ऋणावेशित आयन या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले उदासीन अणु लिगैंड होते हैं, जिसका ऋणावेश सिरा हमेशा धातु आयन की ओर होता है। जैसे M उपसहसंयोजक L, यानी लिगैंड दाता समूह होता है। M का मतलब मेटल, जो ग्राही होता है। दूसरा है केंद्रीय धातु आयन। अब केंद्रीय धातु आयन कौन है? M, तथा लिगैंड आपका L है के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, क्योंकि धातु रिक्त होता है जिस पर धनावेश होता है। लिगैंड आपका ऋणावेशित भी हो सकता है और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, इसलिए वो दाता समूह कहलाता है। तीसरा है धातु आयन के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती है। जब तक उनके संपर्क में लिगैंड नहीं आता है, जब तक उन पर चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया जाता है, तो उनका विपाटन नहीं होता है। इसलिए उन पांचों कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती है। डी कक्षक के पांचों जो भाग हैं DXY, DYZ, DZX, DX² - y² और DZ², इनकी पांचों कक्षकों की
ऊर्जाएं समान होती है, इसलिए हम समभ्रंश कक्षक कहते हैं। जैसे ही लिगैंड इनके संपर्क में आता है तो इनकी ऊर्जा समान नहीं रह पाती है और ये विपाटित हो जाते हैं, जो कि हम आगे एग्जाम्पल आपको उदाहरण के माध्यम से, चित्र के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। अष्टफलकीय संकुलों में विपाटन और चतुष्फलकीय संकुलों में विपाटन। चौथा नियम है, इनमें कुछ कक्षक औसत से कम ऊर्जा पर होते हैं जबकि कुछ औसत से अधिक ऊर्जा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो T2G कक्षकों की ऊर्जा कम होती है, जिनके अंदर DXY, DYZ, DZX आता है। ये अष्टफलकीय संकुलम होता है। तो पहले जो ऊर्जा, इनकी निम्न ऊर्जा होने के कारण पहले इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जबकि dx² -y² dz² जो EG कक्षक में आते हैं उनमें ऊर्जा भरी जाती है, जिसके कारण ऊर्जा मुक्त हो जाती है। इस मुक्त ऊर्जा को CFT थ्योरी में CFSE क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कहा जाता है। C का मतलब क्रिस्टल, F का मतलब फील्ड, S का मतलब स्टेबिलिटी, E का मतलब एनर्जी। क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से हम उदाहरण के रूप में अष्टफलकीय संकुलों में D कक्षकों का विपाटन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी जो मेटल है, उस मेटल के अंदर हम जो केंद्रीय धातु परमाणु, जैसे उदाहरण के रूप में हमने Cu कॉपर वर्गाकार कोष्टक में, छोटे कोष्टक में NH3 का होल 6, यानी ये 6 लिगेंडों के द्वारा घिरा हुआ है कॉपर। कॉपर जो परमाणु है वो 6 लिगेंडों के द्वारा घिरा हुआ है। यहाँ NH3 पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो दाता समूह होता है, और धातु जो कॉपर है वो ग्राही होता है। इस प्रकार से इन D कक्षकों में जो विपाटन किया गया है वो इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्ष पर होते हैं, और इन लिगेंडों में प्रतिकर्षण अधिक होता है, जिससे इनकी ऊर्जा अधिक हो जाती है। जबकि जिन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्ष के मध्य में उपस्थित होता है तो उनमें प्रतिकर्षण कम हो जाने से ऊर्जा कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर D कक्षकों के विपाटन को मुख्य रूप से 2 भागों में पढ़ेंगे। उनकी ऊर्जा 2 भागों में बांटी गई है। वो है मुख्य रूप से जो कि DXY, DYZ, DZX में इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्षों के मध्य होने के कारण इनकी ऊर्जा कम होती है, जो कि हम पूर्व की क्लासों में भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं। इसलिए इन्हें हम T2G कक्षक कहा जाता है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है अक्ष के मध्य में उपस्थित होता है, जबकि dx² -y² और dz² में इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्ष पर मिलने के कारण इनकी ऊर्जा अधिक हो जाती है, जिन्हें EG कक्षक कहा जाता है। अर्थात D कक्षकों में, जो अष्टफलकीय संकुलों में D कक्षकों का विपाटन है, वो विपाटन मुख्य रूप से लिगेंड संपर्क में आता है तो इनकी ऊर्जा 2 भागों में बढ़ जाती है। T2G के अंदर DXY, DYZ, DZX, और दूसरा आपका EG कक्षक होता है जिनकी ऊर्जा अधिक होती है, वो dx² -y² dz² में बांटा गया है, क्योंकि अक्षों पर मिलने के कारण इनकी ऊर्जा अधिक हो जाती है। जबकि T2G में इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्षों के मध्य होने के कारण इनकी ऊर्जा कम हो जाती है, जिन्हें T2G और EG में विपाटित किया गया है, जो आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से चित्र में भी समझाया गया है। यानी D कक्षक जो है द्विडंबलाकार होता है, जो कि चित्र में आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से दर्शाया गया है, DXY, DYZ, DZX, और dx² -y² और dz²। तो इस प्रकार से T2G और EG कक्षकों में विपाटित किया गया है। ऊर्जा का बढ़ता क्रम आपको चित्र के माध्यम से दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से। इस प्रकार से ये 5 D कक्षक जो हैं, जैसे ही लिगेंड इनके संपर्क में आता है, हम एग्जाम्पल के रूप में आपको कॉपर का उदाहरण CuNH3 का होल 6, यानी टेट्रा
या हम उदाहरण के रूप में जो है कॉपर Cu NH3 का हॉल 4 वर्गाकार कोष्टक, जैसे ही लिगेंड इनके संपर्क में आता है तो इनकी ऊर्जा दो भागों में विपाटित हो जाती है। T2G कक्षकों की ऊर्जा कम होने के कारण पहले इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा में भरा जाता है, dxy, dyz और dzx। और Eg कक्षकों की ऊर्जा उच्च होने के कारण dz² और dx² माइनस y स्क्वायर, जो कि चित्र के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम dd संक्रमण भी कहते हैं। या T2G का Eg में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, इस कारण से हमें ये कलरफुल दिखाई देते हैं मेटल, क्योंकि D से D में संक्रमण होने के कारण हमें इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, तो इस कारण से हमें जो मेटल हैं वो कलरफुल दिखाई देते हैं। और इनके ऊर्जा अंतराल को जो कि डेल्टा 0 बराबर 10dq ऊर्जा के रूप में बांटा गया है, जो चित्र के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है। आपको ऊर्जा का स्तर हमने आपको दिखा रखा है। तो इस प्रकार से ये जो चित्र है बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न इस प्रकार से आता है कि अष्टफल डी कक्षकों में अष्टफल के संकुलों के विपाटन को समझाएं। तो आपको यहाँ पर चित्र बनाना बहुत अति आवश्यक है। और इसके अंदर T2G और Eg इस प्रकार से आपको बनाना है। T2G के अंदर आपके तीन उपकोष आते हैं जिन्हें dxy, dyz, dzx में बांटा गया है। Eg के अंदर आपका dx² माइनस y स्क्वायर और dz² आता है। तो इस प्रकार से T2G कक्षकों की ऊर्जा निम्न होती है। पहले इलेक्ट्रॉन इनमें भरा जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर उसके बाद में युग्मन प्रारंभ हो जाता है। जब T2G कक्षक भर जाता है तो उसके बाद में Eg कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही ये हमें कलरफुल दिखाई देते हैं और इस घटना को हम dd संक्रमण भी कहते हैं। इसी प्रकार से डी कक्षकों का जो विपाटन है वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आता है चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन, यानी टेट्राहेड्रल संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। इस चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का जो विपाटन है वो मुख्य रूप से T2G जो कक्षक होता है, T2G कक्षक के मध्य जो आपका लिगेंडों के मध्य जो 35 डिग्री और 16 कला का मान होता है, इसी कारण से T2G कक्षकों के मध्य बंद कोण कम होने के कारण आपके प्रतिकर्षण का मान कम होता है। इस कारण इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है एवं Eg कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाती है। तो इस प्रकार से जो हमने अष्टफलकीय संकुलों में जो डी कक्षकों का विपाटन करा, विपाटन आपको बताया चित्र के माध्यम से, उस चित्र के माध्यम में आपको जब चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन का चित्र बनाना है तो आपका Eg कक्षक जो है नीचे की तरफ आ जाएगा, जहां आपका 35 डिग्री और 16 कला होता है, जबकि उसमें आपका 54 डिग्री और 44 कला होता है। तो इसलिए वहां मान अधिक होता है तो प्रतिकर्षण का मान अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार से Eg कक्षक की ऊर्जा कम हो जाती है। तो Eg कक्षक के अंदर आपका dx² माइनस y स्क्वायर dz² आता है, पहले इलेक्ट्रॉन में भरा जाता है। और T2G कक्षक जो है ऊपर उनकी ऊर्जा अधिक हो जाती है, तो फिर dxy, dyz, dz² में इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए विद्यार्थियों, हमने आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आज BSc BEd थर्ड ईयर के बच्चों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर ये टॉपिक आता है आपका, जो हमने BSc सेकेंड ईयर में भी इस टॉपिक को पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें प्रश्न जो बिल्कुल स्पष्ट आता है कि अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों के विपाटन को समझाइए, चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों के विपाटन को समझाइए। तो इनका चित्र आप बिल्कुल सही बनाएं, क्योंकि ऊर्जा के क्रम को आप सही दर्शाएं। तो इस प्रकार से हमने आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आज क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में बताया। आपको ऑनलाइन वीडियो बच्चों बहुत अच्छा लगा होगा, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही बहुत। अगले वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे।